हाँ, मोक्ष तुमको सुनाई दे रही है? हाँ जी आवाज क्लियर। ओके, सारिका तुम्हें सुनाई और दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। बहुत कम लोग आए हुए हैं। जो जो नहीं हुआ है, जो जो नहीं आया हुआ है आज उसको पाप लगेगा। क्योंकि मैंने कल बोला हुआ था आने के लिए, फिर भी नहीं आए हैं लोग। और इसलिए लगेगा पाप उन लोग को। इसलिए जो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बिना रीजन बताए कि क्यों नहीं आए हुए हैं, जो लोग लाइव करते हैं उन लोग को पाप लगेगा। नहीं सर, सारिका लगेगा ना? यस सर। हाँ ठीक है। और मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ पाप भेज रहा हूँ, इसलिए लग ही जाएगा। कुछ लोग तो जो करते हैं अब, वो पता है शांभवी कौशिकी, इन लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि कौशिकी की तबीयत सही नहीं है, शांभवी ट्रेवल कर रही है। और एक दो लोग भी बोले हुए थे कि नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग चाहिए। सौम्या मैसेज की हुई थी कि रिकॉर्डिंग चाहिए और नहीं क्लास कर पाएगी। बट फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी है रिकॉर्डेड हो जाएगा, और क्या। कल तो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम था तो बंद करना पड़ा था। सबसे पहले मैंने बताया हुआ था, एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था परसों कि पुलिस पुलिस ऑफिसर जब चार्जशीट सबमिट कर देता है, पुलिस ऑफिसर जब चार्जशीट सबमिट कर देता है उसके बाद भी क्या कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की जरूरत होती है या नहीं होती है, ये मैंने कल पूछा हुआ था। होती है कि नहीं मोक्षदा? फिर से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखने के लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए होता है कि नहीं, चार्जशीट सबमिट करने के बाद? नहीं चाहिए होता। हाँ, नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल, कल मैंने बताया हुआ था ये वाली बात कि जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है, किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर द्वारा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकता है, आगे कर सकता है। एडिशनल एविडेंस मिले अगर तो उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में सबमिट कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास। तो वो एविडेंस, सॉरी, वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए उसको नहीं चाहिए होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन। और ये किस केस में हेल्ड हुआ था? रमा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रमा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया हुआ था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। ठीक है सारिका, ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ओके, प्रोटेस्ट पिटीशन, प्रोटेस्ट पिटीशन पता है मुक्तदा, सुग्रीव तुम्हें पता है? सर जब क्लोजर रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर देता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उस टाइम प्रोटेस्ट दाखिल किया था। मैं प्रैक्टिकल ऐसा कोर्ट में मैं देखा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन दोबारा करने के लिए, या जो भी सबूत होता है कुछ। बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट पिटीशन समझ लीजिए आप लोग। प्रोटेस्ट पिटीशन जब इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो कई बार उसको एविडेंस, इतना एविडेंस नहीं मिलता है कि उसे उसे लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, या सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि हम उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करें। वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देता है। क्लोजर रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना होता है उसके रूप में वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें वो बताता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि आगे प्रोसीड किया जाए, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एविडेंस ही नहीं मिल रहा है किसके अगेंस्ट में, एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में। तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करता है, जो मैंने बताया भी हुआ है। अब जो है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो कंप्लेनेंट है, जो एग्रीव्ड है, वो क्या कर सकता है, उसको मौका दिया जाता है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन, इससे वो क्या करता है कंप्लेनेंट, वो एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है। वो किसके किसके प्रति डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है? जो इन्वेस्टिगेशन का आउटकम है पुलिस के द्वारा, उसके प्रति। इससे इससे बताया जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन से कि हम जो इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आया हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है। रिक्वेस्ट किया जाता है कोर्ट से कि आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करवाइए, या आप कॉग्निजेंस ले लीजिए। ठीक है, तो कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने जो सबमिट किया है क्लोजर रिपोर्ट,
वो जो बोल रहा है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है, उसी को विरोध किया जाता है। प्रोटेस्ट मतलब होता ही है विरोध करना। तो पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है उसी के विरोध में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होता है। कहाँ पे फाइल होता है? वेयर? मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट वेयर चार्जशीट इज सबमिटेड। जहां चार्जशीट सबमिट हुई है, मतलब जहां क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई है, क्लोजर रिपोर्ट इसको कह देते हैं। जहां क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई है उसी कोर्ट में क्या फाइल किया जाता है? प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है, ताकि वो क्या करे, आदेश दे कि नहीं और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखा जाए। एसटी अग्रवाल आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल क्यों किया जाता है? क्योंकि वो डिससेटिस्फेक्शन दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम पुलिस ने लाया हुआ है, जो बोल रहा है कि आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरी है फर्दर, इसी को विरोध में प्रोटेस्ट पिटीशन लाया जाता है। हम चैलेंज किया जाता है। क्या पर्पज है इसका? चैलेंज किया जाता है आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है उसको चैलेंज किया जाता है और रिक्वेस्ट किया जाता है कोर्ट से, रिक्वेस्ट कोर्ट टू रिकंसिडर केस को रिकंसिडर किया जाए और इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा जाए या कॉग्निजेंस ले लिया जाए। इसके लिए रिक्वेस्ट किया जाता है कोर्ट से प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा। अब जो है तो सबसे पहले समझ में आया प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा जाए, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कोर्ट से। किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा? जहां पे चार्जशीट सबमिट हुआ है, जिस मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट सबमिट हुआ है वहां फाइल किया जाएगा। और कब फाइल किया जाता है? अगर पूछा जाए कब फाइल किया जाता है तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, आफ्टर द सबमिशन ऑफ क्लोजर रिपोर्ट प्रोटेस्ट पिटीशन इज फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट और द एग्रीव्ड पर्सन। समझ में आ रहा है मोक्षदा? मोक्षदा? अच्छा, तो अब कोर्ट, हाँ, कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है उसके बाद? प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुआ है तो कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है, मतलब कोर्ट कौन कौन सा ऑर्डर दे सकता है? सबसे पहले क्या कर सकता है? प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट प्रोटेस्ट पिटीशन एंड ड्रॉप द केस, मतलब प्रोसीडिंग को क्लोज कर देगा। प्रोटेस्ट पिटीशन जो फाइल हुआ है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी लग रहा है कि नहीं आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए तो रिजेक्ट कर देगा प्रोटेस्ट पिटीशन को। और जो किसकी बात को सबमिट कर लेगा? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है उसी की बात को मान लेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हिसाब से भी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मजिस्ट्रेट भी यही मान रहा है नहीं करनी चाहिए, तो क्या कर देगा? प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा। दूसरा क्या ऑप्शन है? डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देगा, मतलब आदेश दे देगा पुलिस को कि आप और इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इन्वेस्टिगेशन की जरूरी है, इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये आदेश दे सकता है पुलिस ऑफिसर को। तीसरा क्या ऑप्शन है कि कॉग्निजेंस ले सकता है। मजिस्ट्रेट की जो पावर होती है कॉग्निजेंस लेने की, टेक कॉग्निजेंस एंड प्रोसीड। आगे हम पढ़ेंगे कॉग्निजेंस के बारे में। कॉग्निजेंस लेने की पावर होती है मजिस्ट्रेट की, उसके बाद वो प्रोसीड करता है तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है और आगे केस को प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। और एक और ऑप्शन होता है, वो प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट करता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट केस फाइल होती है ना, तो उसको ये प्रोटेस्ट पिटीशन, पीपी प्रोटेस्ट पिटीशन को मैं लिख रहा हूं एज कंप्लेंट। प्रोटेस्ट पिटीशन को, उस पिटीशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है और आगे प्रोसीड कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट केस फाइल होती है, फिर उसके बाद वो एक्शन लेते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं, उस प्रोटेस्ट पिटीशन को भी वो एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस है किसके पास? कोर्ट के पास, यानी मजिस्ट्रेट के पास। कब? जब कोई प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुई है तो या तो वो रिजेक्ट कर देगा, या तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देगा, या कॉग्निजेंस ले लेगा, या उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगा, एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगा। ठीक है सारिका? यस सर। ओके, यसी समझ में आया प्रोटेस्ट पिटीशन? नहीं सर, मैं पूछने वाली थी कि अगर आप एक बार समराइज कर देते, क्योंकि मैंने ना हाँ, बीच में से ज्वाइन किया था, तो अगर आप शॉर्ट में एक बार ओके ओके समराइज। ओके, यसी मैं समराइज कर दे रहा हूँ। उसको प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में मैंने यही बताया कि
जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कौन, पुलिस ऑफिसर, तो कई बार उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिल रहा होता है, तो उसे लगता है नहीं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या रिपोर्ट सबमिट कर देता है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देता है। क्लोजर रिपोर्ट, चार्जशीट के जब मैं बहुत सारे नाम बता रहा था, चार्जशीट, चालान, पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, तो उसमें से एक क्लोजर रिपोर्ट भी नाम होता है। क्लोजर रिपोर्ट उसको कहा जाता है जब वो सबमिट करता है कि नहीं कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, आगे इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो गया है मजिस्ट्रेट के पास, तब मौका दिया जाता है किसको, जो कंप्लेनेंट है, जो एग्रीव्ड है, उसको कि एक बार प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे। उसको मौका दिया जाएगा कि केस को ड्रॉप करने से पहले आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है, जिससे वो क्यों फाइल करता है, वो दिखाता है कि नहीं पुलिस का जो आउटकम है, पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया है, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट मतलब ही विरोध करना। तो किसके विरोध करने की बात हो रही है, पुलिस के कंक्लूजन से। और पुलिस ने क्या कंक्लूड किया हुआ है, पुलिस ने कंक्लूड किया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है क्योंकि एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो उसी कंक्लूजन के विरोध में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है, ताकि कोर्ट जो है वो आदेश दे कि इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कीजिए, या कोर्ट आदेश दे कि हम कॉग्निजेंस ले लेते हैं, कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले। इस तरह का कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह के एक्शंस ले, इसीलिए प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है। ठीक है ऐसे? यस सर। हाँ, तो फाइल कौन कर रहा है, वो कंप्लेनेंट जो केस, तो हाँ केस फाइल किया हुआ है, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर रही है। कहाँ फाइल हो रहा है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, वही कोर्ट जहाँ पे चार्जशीट सबमिट हुई है, उसी कोर्ट में, मतलब जहाँ क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई है। और कब फाइल हो रहा है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, क्योंकि उसके बाद हम डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं। और क्यों हो रहा है वो तो मैंने बता ही दिया कि डिससेटिस्फेक्शन शो हो रही है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप कंटिन्यू रखें। तो मजिस्ट्रेट इनमें से कुछ कर सकता है, इन चारों में से कोई भी चीज कर सकता है। ठीक है? यस यस सर। ओके ओके। तो जब भी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होती है तो मौका दिया जाता है कंप्लेनेंट को या एग्रीव्ड को, मौका दिया जाता है कि आप क्लोजर रिपोर्ट सॉरी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है सुग्रीव? सुग्रीव? जी सर। सर कब कितने दिन का टाइम लिमिट होता है उसमें फाइल करने के लिए प्रोटेस्ट? टाइम लिमिट नहीं है, वो ड्रॉप करने से जो मजिस्ट्रेट है क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना क्लोजर रिपोर्ट को, तो उससे पहले फाइल करवा दिया जाता है, उससे पहले मौका दिया जाएगा कि अगर फाइल करना है तो कर ले। उसको नोटिस दिया जाता है कि हम मजिस्ट्रेट सॉरी नोटिस दिया जाएगा कंप्लेनेंट को। क्या नोटिस दिया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है और हम प्रोसीडिंग को क्या प्रोटेस्ट पिटीशन करना चाहते हैं, नहीं फाइल करेगा। और मजिस्ट्रेट को भी लग रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट सही है, तो उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर लेगा। और जो अगर नोटिस दिया गया है, वो नोटिस में टाइम लिखा रहेगा ना कि इतने दिन के अंदर आप आके अगर फाइल करना है तो कीजिए। मजिस्ट्रेट जो है नोटिस में लिखा रहेगा, तो नोटिफाई किया जाता है किसको, कंप्लेनेंट को, कि क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई है, आपको अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना है तो कर सकते हैं। ठीक है सुग्रीव? बीएनएसएस में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिप्शन पे अपना जो मन करे वो टाइम दे सकता है। ओके ओके ठीक है। एक केस है संपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कहा गया था कि जब भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, मतलब चार्जशीट सबमिट होती है, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहिए, जो भी नाम से कहिए, उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। क्या? पुलिस रिपोर्ट को, और तब जाके डिसीजन लेना चाहिए कि वो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं। पुलिस तो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचा होता है, या तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है, या वो चार्जशीट सबमिट किया हुआ है, ये चार्ज लगाया हुआ है कि नहीं ये पर्सन एक्यूज्ड है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो बाउंड बाई है नहीं। मैंने कल ही बताया हुआ था, कल के पहले बताया हुआ था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है is not bound by the conclusion made by the police officer। पुलिस अफसर जो कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ है उस बिल्कुल भी बाउंड नहीं है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो डिफर कर सकता है। दोनों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं। हो सकता है ऑफिसर इंचार्ज के अकॉर्डिंग जो है चार्जेस फ्रेम होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑफेंस कमिट हुई है और पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा हुई है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं है सफिशिएंट एविडेंस, वो नहीं प्रोसीड करेगा। सेम
उसको लग रहा है पुलिस ऑफिसर को कि क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि प्रोसीड करनी चाहिए, वो कॉग्निजेंस ले लेगा, प्रोसीड कर जाएगा। तो इस केस में कहा गया था, संपत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, चार्जशीट सबमिट होती है कोर्ट में, तो कोर्ट को प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज करनी चाहिए और तब जाके डिसीजन लेना चाहिए कि हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं जो पुलिस के कंक्लूजन है उसको, और एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है उस चार्जशीट को और पुलिस रिपोर्ट के जो भी मेन पॉइंट्स है उसको। और इसमें जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना है, जुडिशियल प्रिंसिपल से एडहेर करना है, जो लीगल प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई करके, ठीक है। और थॉरली स्क्रूटिनाइज करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि प्राइमा फेसाई जो लग रहा है पुलिस ने ओपिनियन बताया हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ओके, अच्छा ये बताइए कि जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, हम लोगों ने सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू रखा जा सकता है पुलिस अफसर द्वारा, कब? चार्जशीट सबमिट होने के बाद। तो क्या मजिस्ट्रेट दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है क्या? री इन्वेस्टिगेशन का? कैन मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर री इन्वेस्टिगेशन? यस और नो? क्या लगता है, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है क्या? यसी, सारिका, सुग्रीव, मुक्ता, अपना अपना ओपिनियन बता दो। सर मुझे लगता है कि हाँ दे सकते हैं, अगर मतलब उसे लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट मतलब कुछ ऐसे छूट गया है तो वो री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, एक नया सिरे से फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अच्छा अच्छा, और सुग्रीव तुम बताओ। सर री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, प्रोविजन नहीं मालूम। ओके, देखिए मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का आदेश दे सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसी को कंटिन्यू करने का आदेश दे सकता है, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन या कहें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन उसका ऑर्डर नहीं दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर री इन्वेस्टिगेशन। नो, आंसर इज नो। री इन्वेस्टिगेशन यानी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। फ्रेश इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता, ये नहीं कि नए से इन्वेस्टिगेट कीजिए। वो ऑर्डर दे सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करना चाहते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, यानी कि जो पुराना इन्वेस्टिगेशन है, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन, जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पहले से, उसी को कंटिन्यू करने का आदेश दे सकता है, कंटिन्यू द सेम। बट नया इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है वो देने का, पुराने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का आदेश दे सकता है। एक केस था के चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, के चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरा अगर ऑर्डर हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू किया जाए, इसका मतलब है कि जो पुराने वाला इन्वेस्टिगेशन है उसी को फर्दर में कंटिन्यू किया जाए, उसी को कैरी ऑन किया जाए, नया इन्वेस्टिगेशन नहीं। ये नहीं कि फ्रेशली स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज अथॉरिटी टू ऑर्डर टू कंटिन्यू द ऑलरेडी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, जो पहले से इन्वेस्टिगेशन ओरिजिनल था उसी को कंटिन्यू रखने का, बट ही और सी कैन नॉट ऑर्डर री इन्वेस्टिगेशन और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है सारिका? यस सर। सर केस का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। के चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, के चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक और लैंडमार्क केस जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा, 1968 का ये जजमेंट था, 1968 का ये लैंडमार्क केस है। इसमें बताया गया था कि क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, क्लोजर रिपोर्ट जो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट पिटीशन के समय डिस्कस किए हैं, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आफ्टर सबमिशन ऑफ क्लोजर रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट कैन क्या क्या कर सकता है?
क्लोजर रिपोर्ट अगर सबमिट हुआ है, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब सबमिट किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, इसीलिए क्लोजर रिपोर्ट नाम दिया गया, मतलब केस को क्लोज कर देना है, केस को क्लोज कर देना है, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट। और चार्जशीट में वो चार्जेस वो बताता है कि पर्टिकुलर ऑफेंसेस दिस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा क्या किया गया, कमिट किया गया हुआ है। तो क्या क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास, जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई है तो सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, यस वो एक्सेप्ट एंड ड्रॉप द केस, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देगा या क्लोज कर देगा, ठीक है, ड्रॉप द केस और क्लोज द केस को क्लोज कर देगा, प्रोसीडिंग को क्लोज कर देगा एक्सेप्ट करके, मतलब मान लिया, जो पुलिस ऑफिसर बोल रहा था उसी को मान लिया। दूसरा क्या हो सकता है कि डिसएग्री कर सकता है, डिसएग्री विथ क्लोजर रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट से डिसएग्री कर सकता है, एंड क्या क्या दे सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है कि ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये। दूसरा क्या कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ना भी करे तो कॉग्निजेंस ले सकता है, टेक कॉग्निजेंस एंड प्रोसीड, टेक कॉग्निजेंस एंड प्रोसीड, ओके। या तो एक्सेप्ट कर लेगा या डिसएग्री कर जाएगा, क्लोजर रिपोर्ट से डिसएग्री कर जाएगा, और दो चीज कर लेगा, या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे देगा कि और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, या कहेगा खुद से कॉग्निजेंस ले लेगा, कॉग्निजेंस लेकर प्रोसीड कर जाएगा खुद से, ओके ठीक है यसी। यस सर। तारिका तुम्हें समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट केस है, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा, ये लैंडमार्क केस है, इसमें कहा गया था क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो आप समझ गए कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है, उसके सबमिट होने के बाद क्या क्या ऑप्शंस है, फिर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने, प्रोटेस्ट पिटीशन भी कब फाइल होती है, जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। मान लीजिए कि क्या लग रहा है, पुलिस सॉरी मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं एक्सेप्ट करके ड्रॉप कर देनी चाहिए, एक्सेप्ट करके ड्रॉप कर देनी चाहिए, तो उससे पहले क्या करेगा, मौका देगा कंप्लेनेंट को कि आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं क्या, ताकि उनकी बात को भी सुन लिया जाए तो क्या कहना चाहते हैं। अगर लग रहा है कि हाँ वो कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जिससे लग रहा है प्रोसीड करनी चाहिए, तो प्रोसीड भी कर सकता है मजिस्ट्रेट, दैट्स वाई उसके बाद मौका दिया जाता है। लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन को भी रिजेक्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट और क्लोज कर सकता है प्रोसीडिंग को, ठीक है। मोक्षदा, मोक्षदा तुम्हें बोर्ड दिख रही है सही से, दिख रहा है। ओके। तो ये चार्जशीट के केस लॉज थे और कुछ एडिशनल प्रोविजंस थे जो हम लोग चार्जशीट पढ़ चुके थे। अब हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है इससे प्रीलिम्स में ही क्वेश्चंस आते हैं, आज बस इंक्वेस्ट रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे, 3 सेक्शन है उस पे, ये मिटा देता हूं मैं। अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा, क्या होता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इंक्वेस्ट क्या होता है, किसी को पता है इंक्वेस्ट के बारे में? देखिए सेक्शन 194 से 196, सेक्शन 194 से 196 ऑफ बीएनएसएस जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट से डील करता है, सेक्शन 194 से 196 तक। इंक्वेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उसमें क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कुछ कुछ। तो होता क्या है, कई बार जो होता है डेथ, किसी का डेथ हो गया रहता है अननेचुरल सर्कमस्टांस, देख कर ही लगता है कि वो नेचुरल डेथ नहीं है, इट सीम्स टू बी अननेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ क्या होता है, नेचुरल डेथ कैसे हो सकता है, कोई एग्जांपल नेचुरल डेथ का, नेचुरल डेथ का कोई एग्जांपल, यस सी, कोई एग्जांपल जो जिसमें लग रहा है कि नेचुरल डेथ हुआ है, कुछ कुछ भी संदेहास्पद नहीं है, कुछ मतलब लग रहा है कि हाँ ऐसे तो लोग मरते ही हैं।
जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसका डेथ हो गया, नेचुरल डेथ है। किसी का ओल्ड एज है, हार्ट अटैक आ गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया, नेचुरल डेथ है, ठीक है। लेकिन अननेचुरल डेथ क्या होता है? ऐसी डेथ जो कि नेचुरल नहीं हो, जो कि नॉर्मल नहीं हो। इसका कोई एग्जांपल? एक्सीडेंट। हाँ बिल्कुल, एक्सीडेंट एक नेचुरल डेथ नहीं है। और कोई एग्जांपल? सो मर्डर वगैरह भी शायद उसी में ही आएगा। हाँ बिल्कुल, होमिसाइड इज आल्सो नॉट अ नेचुरल डेथ। होमिसाइड जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है, वहां तो कोई पर्सन कॉज कर रहा है ना, कोई पर्सन जो होता है होमिसाइड कर देता है, वो भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। मान लीजिए कोई अगर सुसाइड भी किया हुआ है, सुसाइड कमिट किया हुआ है, तो क्या वो नेचुरल डेथ है? नो सर। नहीं है, बिल्कुल। सुसाइड इज नॉट अ नेचुरल डेथ। उसमें चांसेस हो सकते हैं ना कि किसी ने प्रोवोक किया हो, किसी ने अबेट किया हो सुसाइड को, किसी ने मजबूर किया हो सुसाइड को, या किसी ने होमिसाइड ही किया हो और सुसाइड का रूप दे रहा हो। होमिसाइड ही किया हो, मारा हो, और ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड किया गया है, ठीक है। कोई फीमेल है, मैरिड फीमेल है, शादी के कुछ सालों के अंदर उनकी डेथ हो रही है उनके ससुराल में, ये नेचुरल डेथ नहीं मानी जाती है, क्योंकि 7 साल के अंदर अगर डेथ हुई है तो ऐसे भी डाउरी डेथ का जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये सब नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि इस कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, किसी का कस्टडी में अगर डेथ हुआ है, दैट इज नॉट नेचुरल डेथ। कोई किसी को अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में है और उसका डेथ हो जाए, ये सब ऐसे सिचुएशंस है जहां चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, और कुछ ना कुछ हो सकता है उसी के बेसिस पे किया जाता है इनक्वेस्ट रिपोर्ट। इनक्वेस्ट इज डन टू नो और टू फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ डेथ, कि डेथ होने का कॉज क्या है। क्या वो डेथ जो दिखाया जा रहा है वैसा ही हुआ है, या वो डेथ नेचुरल है, या हैज बीन कॉज्ड बाय सम मींस, या हैज बीन कॉज्ड बाय सम अदर पर्सन, वो किसी अदर पर्सन के द्वारा वो होमिसाइड किया हुआ है। तो जानने के लिए इनक्वेस्ट किया जाता है, टू नो or to inquire about the cause of death। डेथ का कारण जानने के लिए इनक्वेस्ट किया जाता है, किसी के मृत्यु का कारण जानने के लिए इनक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और कैसी मृत्यु? जो कि जो कि अननेचुरल होती है, जो कि अननेचुरल होती है। कोई ऐसी सिचुएशन जो संदेहास्पद हो, अगर कस्टडी में किसी का डेथ हो रहा है, किसी मैरिड फीमेल का डेथ हो रहा है ससुराल में, इस तरह के जो डेथ्स होते हैं, किसी का सुसाइड हुआ है, किसी भी पर्सन का सुसाइड हुआ है, ये सब सिचुएशन जो है वो इनक्वेस्ट की डिमांड करती है। तभी ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया है कि ऐसे अगर डेथ हो रही है तो उसमें जांच करना बहुत जरूरी है। और वो जांच करना क्यों है? ताकि पता लगाया जाए कि रियल रीजन क्या है। तो इसमें कुछ पावर दिए गए हैं मजिस्ट्रेट को, कुछ पावर दिए गए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी, दोनों को पावर दिए गए हैं कि वो जांच कर सकता है। और अगर लग रहा है सच में कि कुछ अदर रीजंस है डेथ के जो कि सामने से नहीं दिख रहा था, ऊपर से नहीं विजिबल था, देन आगे प्रोसीड किया जा सकता है। तो यही हम लोग पढ़ते हैं। आइए, सेक्शन 194 सबसे पहले है। तो इंक्वेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, किसी के मृत्यु का कारण जानने के लिए किया जाता है। सबसे पहले पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा, मतलब कुछ सुसाइड के अलावा भी कुछ चीजें मिलेंगी आगे, उसको क्या करना है? पुलिस को इंक्वायर करना और रिपोर्ट करना है। पुलिस को इंक्वायरी करनी है और रिपोर्ट करनी है। किसको रिपोर्ट करना होता है? उन लोगों को जो कॉम्पिटेंट होते हैं इंक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। चाहिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में। बेयर एक्ट आप लोग निकाल लीजिए। सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और सम अदर पुलिस ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। किसकी बात कर रहा है? कौन, किसको इंफॉर्मेशन मिल रही है? ऑफिसर इंचार्ज को, या कोई दूसरा पुलिस अफसर भी अगर इंपावर्ड किया गया है तो। अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, पहला क्या दिया हुआ है? सुसाइड कमिट किया हुआ है। ये सारे अननेचुरल डेथ की बात कर रहा है। सुसाइड किसी का कमिट होना, अभी हम लोग डिस्कस किया, वो अननेचुरल होता है। और हैज बीन किल्ड बाय अनदर, मतलब होमिसाइडल लग रहा है, वो होमिसाइडल लग रहा है कि किसी ने किसी को मारा हुआ है। और बाय एन एनिमल, अगर लग रहा है किसी एनिमल ने किसी को मारा हुआ है, देन ऑल्सो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो नॉट नेचुरल। किलिंग बाय द एनिमल, किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय एनिमल इज नॉट नेचुरल।
और भाई मशीनरी, किसी का मशीन की वजह से डेथ हुआ है, कोई फैक्ट्री वगैरह थी वहां पे किसी का डेथ हो गया है, तो क्या जज किया जाएगा ना कि किसी का नेग्लिजेंस था क्या? हो सकता है एम्प्लॉयर का हाई लेवल ऑफ नेग्लिजेंस एक्ट हो, उसकी वजह से वो एक्सीडेंट कॉज हुआ हो, मशीनरी की वजह से हुआ हो, या कई बार जो होते हैं ऑफेंडर्स होते हैं वो अदर वेज ढूंढते हैं मारने के, जैसे कि सुसाइड, जबरदस्ती करके सुसाइड का रूप देना, या मार करके ये बताना कि नहीं मशीन की वजह से डेथ हुआ है, इस तरह के चीजों को भी पता लगाने के लिए। और भाई एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डेथ इज ऑल्सो नॉट नेचुरल, एक्सीडेंट भी कॉज की जा सकती है डेलिबरेटली, और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन, मतलब ऐसे सर्कमस्टांस में जो सस्पिशन रेज कर रहा है, मतलब ओपन कर दिया हुआ है, कोई अदर भी सर्कमस्टांस हो, ये जो मेंशन किया हुआ है उसके अलावा भी कोई ऐसी सर्कमस्टांस हो जो सस्पिशियस हो, जो सस्पिशियस नेचर का हो, तो भी इन सारे केसेस में पढ़ के समझ में आ रहा है ये सब क्या है, अननेचुरल डेथ है। इस केस में क्या कर सकता है वो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस अफसर? He shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquest। देखिए बोल रहा है सबसे पहले उसको इंफॉर्मेशन देना है, किसको? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि क्या है, एम्पावर्ड है टू होल्ड इंक्वेस्ट। मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट मतलब अभी हम जान गए जांच होता है, किसी का डेथ का रीजन पता करने के लिए जो जांच होता है उसी को इंक्वेस्ट कहते हैं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या हो जाएगा? वैसा रिपोर्ट जिसमें क्या मेंशन हो, द कॉज ऑफ डेथ, द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ। कौन कौन मजिस्ट्रेट एलिजिबल है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डीएम, दूसरा हो गया एसडीएम होता है, तीसरा होता है अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट और डीएम। देखिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है होल्ड इंक्वेस्ट करने के लिए। अभी यहाँ लिखा हुआ है कि पुलिस अफसर को किसको इंफॉर्मेशन देना है। जब पुलिस अफसर को पता लगा है कि किसी का ऐसे डेथ हुआ है, मतलब अननेचुरल सर्कमस्टांस में किसी का मृत्यु हुआ है, जैसे ही पता लगा पुलिस अफसर को, तो सबसे पहले उसको बताना है। किनको बताना है? उस मजिस्ट्रेट को बताना है, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताना है जो कि एम्पावर्ड है टू होल्ड इंक्वेस्ट। देन हु आर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट? वो कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो एम्पावर्ड है इंक्वेस्ट करने के लिए? तो यही तीन है, ये तीन कैटेगरी आपको नाम याद रखना होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। सबसे पहले डीएम, डीएम स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो डीएम का अंडर में होता है, उन्हीं का तो हेड होता है डीएम, ठीक है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी दिए जा सकते हैं। फिर हो गया अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको भी दिया जा सकता है, जिनको कौन इंपावर किया हुआ है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ देखिए स्टेट भी लिखा हुआ है, डीएम भी लिखा हुआ है, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंपावर कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, डीएम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, क्योंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबका हेड होता है। तो डीएम भी कॉम्पिटेंट है कि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंपावर कर दे, क्या करने के लिए? इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए, या स्टेट गवर्नमेंट तो है इनकम्पिटेंट। तो फर्स्ट इज डीएम, सेकंड इज एसडीएम, एंड द थर्ड इज अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कोई भी हो सकता है जिसको एम्पावर किया गया हो, किसके द्वारा? या तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या डीएम द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या डीएम द्वारा, उनको एम्पावर किया गया हो, ठीक है। ये तीन कैटेगरी है। ये कौन है लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट है, मतलब इस तरह के जांच करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो इन्हीं को इंफॉर्मेशन देना है। पुलिस अफसर पता चलते ही सबसे पहले इनको बताएगा कि ऐसा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यसी यस सर। सर ये ओके आपने सर। थर्ड वाले में एम्पावर्ड बाय स्टेट और क्या बताया? और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके सर। हाँ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंपावर कर सकता है किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि तुम भी इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, या स्टेट गवर्नमेंट भी इंपावर कर सकता है कि तुम इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, मतलब ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। यस सर। ओके सारिका, तुम्हें समझ में आया कि कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट है क्या करने के लिए? इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए। ये तीन कैटेगरी के लोग, ओके, ये तीनों याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके सर।
डीएम, एसडीएम या अदर ईएम्स मतलब अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको इम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। तो आइए फिर से हम आते हैं अपने सेक्शन पे, लिखा हुआ है ही शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन देयर टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट। बता दिया मैंने, सबसे पहले पुलिस को किसको इन्फॉर्म करना है, इन लोगों को इन्फॉर्म करना है, इन लोगों को। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली पुलिस अफसर को कि किसी का अननेचुरल डेथ हुआ है, पुलिस सबसे पहले इन लोगों को इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है, क्योंकि यही लोग कॉम्पिटेंट है टू होल्ड इंक्वेस्ट। देन क्या कह रहा है, and unless otherwise directed by any rule made by the state government or by any general or special order of the district or sub-division magistrate shall। पहले तो ये कंडीशन लगा दिया है कि जब तक कि कोई कंट्रेरी ऑर्डर ना आ जाए, मतलब कि इसके बाद क्या करना है वही जो अभी आगे मिलेगा। अगर कुछ और ऑर्डर, मान लीजिए इन्फॉर्म किया डीएम को, डीएम ने कुछ और आदेश दे दिया कि नहीं तुमको नहीं जाना है वहां पे, तो नहीं जाएगा। लेकिन नॉर्मली वो क्या करेगा, लिखा हुआ है शैल प्रोसीड टू द प्लेस, ठीक है, शैल है, शैल को भी यहाँ भी अंडरलाइन कीजिए, ऊपर भी शैल था, मतलब इंटीमेशन देना भी कंपलसरी है और यहाँ पे प्रोसीड करना भी कंपलसरी है, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई कंट्रेरी ऑर्डर ना मिल जाए। तो शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन इज, मतलब जहां पे डेड बॉडी है, डिसीज्ड पर्सन की जहां बॉडी है वहां पे प्रोसीड करना है पर्सनली। किसको प्रोसीड करना है, उसी पुलिस अफसर को जिसको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। तो अब क्या समझ गए हम, पुलिस अफसर सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले वो इंटीमेशन दे रहा है, इंटीमेशन दे रहा है किसको, इन लोगों को। दूसरा क्या कर रहा है, प्रोसीड कर जाएगा, मतलब उस प्लेस पे प्रोसीड कर जाएगा जहां जहां डिसीज का बॉडी रखा गया है, ताकि वहां जांच करेगा, ठीक है। shall proceed to the place where the body of the such deceased person is and there in the presence of two or more को अंडरलाइन कर लीजिए, respectable inhabitants of the neighborhood shall make an investigation। अब वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगा पहुंच के, क्योंकि वही उसी के लिए तो जा रहा था। और किसके प्रेजेंस में, दो या दो से ज्यादा कुछ विटनेस के प्रेजेंस में, मतलब कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेगा, दो लोगों से बोल देगा कि नहीं आपको भी अटेंड करना है, नोटिस देता है कि आपको भी अटेंड करना है और उन लोग को अटेंड करना पड़ता है। तो वो सिलेक्ट कर लेता है कि इन लोगों को, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें अगर ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो कि आई विटनेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन का उस समय, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनती है, पुलिस जो होती है उस पर क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं कि वो जो है सभी चीजों को मैनिपुलेट किया होगा। दैट्स व्हाई विटनेसेस की बात होती है। तो टू और मोर रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स जो कि वहां के हो, उनको भी साथ में लेकर के क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट बनाएगा। कौन सा रिपोर्ट, वही इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो बनाने की बात हो रही है, क्या बनाएगा, एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा ऑफ द अपरेंट कॉज ऑफ द डेथ, क्या लग रहा है डेथ का कारण, डेथ का कारण क्या लग रहा है, इसी के रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाएगा। डिस्क्राइबिंग सच वुंड फ्रैक्चर्स, अब ये तो नॉर्मल बात है कि किसी का डेथ हुआ है उसको जांच करना हुआ है तो उसको कोई फ्रैक्चर होगा, उसके बॉडी पे कोई इंजुरी की मार्क्स होगी, उसको किसी ने टॉर्चर किया होगा, तो उस चीजों को नोट डाउन करेगा ताकि वो पता चले कि हाँ ये नेचुरल डेथ है कि अननेचुरल, क्या उसको कोई इंजुरी कॉज की थी, किसी ने मारा पीटा था, इस तरह की चीजों को नोट डाउन करेगा। फ्रैक्चर्स, ब्रूसेस, मतलब कोई चोट वगैरह हो, एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजुरी एज में भी फाउंड, मान लीजिए कोई जला हो, किसी वीमेन का डेथ हुआ है, मैरिड वीमेन का, और वो जली हुई है, तो ऐसा भी प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाएगा कि हाँ उसको जला दिया गया होगा। Describing such wound, fractures, bruises, and other marks of injury as may be found on the body, and stating in what manner or by what weapon or instrument, if any, such marks appears to have been inflicted। और क्या लग रहा है कि वो जो इंजुरी है कैसे कॉज किया गया होगा, वो भी नोट डाउन करेगा, ठीक है। अगर कोई इंजुरी है, लग रहा है कि इस पार्टिकुलर वेपन से कॉज किया गया होगा या इस तरीके से मारा गया होगा तो कॉज हुआ होगा, तो वो नोट डाउन कर लेगा कि हाँ लग रहा है कि ये शॉट से कॉज किया गया है, ये गन शॉट का निशान है, ये मारपीट का, लाठी डंडा का चोट से लग रहा है ये निशान। तो जो भी कॉज लग रहा होगा, जिस पर्टिकुलर वेपन से वो इंजुरी कॉज किया गया होगा, उसको भी नोट डाउन करेगा। तो ये सबसेक्शन 1 था। सबसेक्शन 1 से हम क्या समझे, जब किसी का अननेचुरल डेथ होता है, जब किसी के अननेचुरल डेथ का इंफॉर्मेशन मिलता है किसको, पुलिस ऑफिसर को, वो क्या करता है, सबसे पहले इंटीमेशन करता है, इन लोगों को इंटीमेट करेगा। क्यों इन्हीं लोगों को करेगा, क्योंकि ये लोग इंपावर्ड है टू होल्ड इंक्वेस्ट। दूसरा क्या करेगा, वो प्रोसीड कर जाएगा उस प्लेस पे जहां डेड बॉडी रखी गई है, फिर वहां इन्वेस्टिगेट करेगा, किसके प्रेजेंस में, दो या दो से ज्यादा रेस्पेक्टेबल मेंबर के प्रेजेंस में जो उस एरिया के हो, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। और फिर वो रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वो नोट डाउन करेगा कि किसको क्या इंजुरीज वगैरह है, ये सब नोट डाउन करेगा, ठीक है। मोक्सदा, यस, समझ में आया सबसेक्शन 1? यस सर। हारिका, तुमको, सुग्रीव? हाँ सर, समझ आया। ओके ओके ओके।
देखिए सब सेक्शन 2 देखते हैं। तो इससे प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछी जाती है कि हाँ सबसे पहले तो ये वाली क्वेश्चन जो आगे मिलने वाली है ये पूछी जा सकती है। फिर किसको इंटीमेट करना है, इंटीमेट इन्हीं को करना है। सब सेक्शन 2 लिखा हुआ है, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर and other persons or by so many of them as concord therein। जो रिपोर्ट बनाया है पुलिस अफसर, जो रिपोर्ट बना रहा है उसको साइन करवाया जाएगा। किससे साइन करवाया जाएगा? सबसे पहले उस पुलिस अफसर ही साइन करेगा। जो पुलिस अफसर है जो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन वही सर्च करेगा, या जो अदर पर्सन को इकट्ठा किया हुआ है उनसे भी। लिखा हुआ है कि सो मेनी ऑफ देम एज कॉन्कर देयरिन, मतलब जितने लोग एग्री हो जाए, सब लोग तो एग्री भी नहीं होते हैं ना, तो जितने एग्री हो जाए उनसे साइन करवाना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा भी हैं तो उनको भी। ओके, जितने लोग भी एग्री उनसे साइन करवा लेना है, साइन करवा लेना है। पुलिस अफसर तो करेगा ही। and shall be forwarded to the district magistrate or sub division magistrate within 24 hours। तो 24 आवर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसको फॉरवर्ड कर देना है, क्योंकि वही लोग तो इम्पावर्ड है होल्ड इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए, उन्हें फॉरवर्ड कर देगा। डीएम को या एसडीएम को 24 घंटे के अंदर फॉरवर्ड कर देगा। क्या करके? साइन करके, खुद साइन करके और लोगों से भी साइन करवा के वो 24 घंटे के अंदर फॉरवर्ड कर देगा। सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 3 में है कुछ सिचुएशंस बताए गए हैं जिसमें करना जरूरी है और कैसे किया जाता है। सबसेक्शन 3 का क्लॉज 1 लिखा हुआ है, द केस इन्वॉल्व्स व्हेन द केस इन्वॉल्व्स सुसाइड बाय अ वुमन विद इन 7 इयर्स ऑफ हर मैरिज। जब किसी महिला का डेथ हुआ हो शादी के 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर। कैसे? सुसाइड की बात कर रहा है, जब किसी महिला ने सुसाइड किया हो शादी के 7 साल के अंदर। पहला सिचुएशन ये है कि सुसाइड किया गया हो महिला के द्वारा। दूसरा है when the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage in any circumstance raising a reasonable suspicion that some other person committed an offense in relation to such women। और अगर सुसाइड ना भी हुआ हो, अदर डेथ हुई है, अगर सुसाइड ना भी हुआ हो लेकिन महिला का डेथ हुआ है 7 साल के अंदर और ऐसा लग रहा है कि सस्पिशियस डेथ है, किसी और ने किया होगा तो भी। ठीक है, तो पहला सुसाइड हो गया विद इन 7 ईयर, दूसरा डेथ भी हो गया विद इन 7 ईयर लेकिन सस्पिशियस डेथ। तीसरा है द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ वुमन विद इन 7 इयर्स ऑफ हर मैरिज एंड एनी रिलेटिव ऑफ द वुमन हैज मेड अ रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 7 साल के अंदर डेथ हुआ है और मान लीजिए सस्पिशियस लग भी नहीं रहा है, पुलिस अफसर को खुद का मानो दिमाग नहीं लगा कि सस्पिशियस नहीं लग रहा है, ना ही वो सुसाइडल है, लेकिन जो फीमेल है उसके परिवार वालों ने कंप्लेन किया हुआ है, उन फीमेल के परिवार वालों ने कंप्लेन किया हुआ है कि ये करना जरूरी है, तो भी करना है। क्योंकि फीमेल के जो फैमिली मेंबर होते हैं अगर उनको भी तो शक हो सकता है ना कि उसकी बेटी से क्या मांगा जाता था, हो सकता है दहेज मांगा जाता था, उसके रिगार्डिंग उसको टॉर्चर किया जाता था और फिर उसका डेथ हुआ है तो कुछ अननेचुरल डेथ कॉज हुई होगी। दैट्स व्हाई ये प्रोविजन को बनाया गया है कि फीमेल के जो फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो भी आपको करना है। पहला था सुसाइड है, दूसरा है डेथ बट सस्पिशियस, तीसरा भी है डेथ प्लस क्या है फैमिली मेंबर कंप्लेन किया हूं। दूसरा था डेथ प्लस सस्पिशियस हो, तीसरा है डेथ और फैमिली मेंबर का कंप्लेन हो। ये तीनों ही 7 इयर्स ऑफ मैरिज वाला है, 7 इयर्स ऑफ मैरिज। फीमेल का डेथ है 7 इयर्स ऑफ मैरिज के। चौथा है देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, किसी का डेथ हुआ है और कोई डाउट है उसके डेथ के कॉज में, मतलब सस्पिशियस डेथ है कोई भी, एनी अदर सस्पिशियस डेथ है। 5 लिखा हुआ है, 5th में है द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर इट एक्सपीडिएंट सो टू डू, मतलब पुलिस ऑफिसर को ही लग रहा है कि जरूरी है, पुलिस ऑफिसर ही को सस्पिशन हो रहा है, अगर कोई कंप्लेन नहीं है, अगर लग भी नहीं रहा है लेकिन पुलिस ऑफिसर को ये फील आ रही है कि ये सस्पिशियस डेथ है, इसमें उसको जांच करनी चाहिए। देन आल्सो इन सारे सिनेरियो में, इन पांचों सिनेरियो में क्या करेगा, ही शैल कंपल्सरी है, अंडरलाइन कर लीजिए, कंपल्सरली उसको क्या करना है, subject to the circular state government may prescribe in its behalf, forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon। मतलब डेड बॉडी को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है सिविल सर्जन के पास फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन।
इन सिनेरियो में क्या करेगा वो, पोस्टमार्टम के लिए क्या करेगा, सिविल सर्जन के पास भेज फॉरवर्ड कर देगा डेड बॉडी को, फॉरवर्ड कर देगा डेड बॉडी को, मतलब डिसीज के बॉडी को वो सिविल सर्जन के पास फॉरवर्ड कर देगा ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके कि क्या कॉज है डेथ का, टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन अपॉइंटेड इन स्टेट हो, या दूसरे भी अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है। इफ द स्टेट, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, कब करेगा ये फॉरवर्ड, इफ द स्टेट ऑफ द वेदर एंड द डिस्टेंस, दो टर्म लिखा हुआ है, वेदर डिस्टेंस। आइए समझिए, कई बार होता है सिचुएशन ऐसा कि मान लीजिए हुआ सस्पिशियस डेथ है, लग रहा है पुलिस अफसर को सस्पिशियस डेथ है और वो चाह रहा है कि हम फॉरवर्ड कर दिया जाए किसके पास, सर्जन के पास, ताकि वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके। लेकिन इतना दूर है, वो डिस्टेंस इतना ज्यादा है, सर्जन जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होना है वो डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि डेड बॉडी जब तक वहां पहुंचेगी तब तक डिकम्पोज हो जाएगी, और फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन का कोई फायदा ही नहीं निकल पाएगा। भेजना क्यों है, भेजना इसलिए ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके, कुछ बातें पता चले, और अगर इतना डिस्टेंस है कि बॉडी डिकम्पोज हो जाए तो फिर तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन का कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर भेजेगा भी नहीं। फिर वेदर लिखा हुआ है, अगर इस तरह का वेदर सिचुएशन है, हाँ मान लीजिए ऐसा ह्यूमिड वेदर है, ऐसा रेन वेदर है कि जो एक तरह का बाधा बन गया हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर वेदर में, दोनों को कंसीडर कीजिए, अगर किसी पर्टिकुलर वेदर में इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बॉडी डिकम्पोज हो जा रही है और उस मेडिकल एग्जामिनेशन से कुछ फायदा नहीं निकल के आने वाला है, देन पुलिस अफसर फॉरवर्ड नहीं करेगा। वो तभी फॉरवर्ड करेगा जब उस वेदर को और उस डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए डेड बॉडी को सही समय पे पहुंचा दिया जाए उस सर्जन के पास और वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर ले। अगर ऐसा लग रहा है कि सही समय पे नहीं पहुंच पाएगा और पहुंचते पहुंचते डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी, तो क्या करेगा, वो नहीं डिलीवर करेगा, मतलब नहीं ट्रांसफर करेगा वो सर्जन के पास। समझ में आ रही है ये वाली बात? यस सी। जी सर, ये सर। ओके, यही लिखा हुआ है इस के बाद वाली बात, इफ द स्टेट ऑफ द वेदर एंड द डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डेड विदाउट द रिस्क ऑफ सच प्यूट्रीफैक्शन, वही प्यूट्रीफैक्शन होता है एक तरह का डिकम्पोज हो जाना बॉडी को, मतलब बॉडी जब डिके हो जाती है, डेड डिसीज का बॉडी जब डिकम्पोज हो जाती है, उसी को बोल रहा है, ऑन द रोड एज वुड रेंडर सच एग्जामिनेशन यूजलेस। मान लीजिए बॉडी डिकम्पोज हो जाए और एग्जामिनेशन यूजलेस हो जाए, एग्जामिनेशन का कोई पर्पज ही ना रहे, फिर ये भेजना ही क्यों था, जो आप पहले से ही आपको पता था कि जितनी दूर है वहां जाने में बॉडी नहीं बचेगी, या जितनी दूर है और जिस तरह का वेदर है उसको कंसीडर किया जाए तो एग्जामिनेशन का कोई फायदा ही निकल के आएगा, तो फिर आप नहीं भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह के सिचुएशन ना हो, अगर लग रहा है कि एग्जामिनेशन करना जरूरी है और एग्जामिनेशन हो भी सकती है, देन इट इज कंपल्सरी टू सेंड, ठीक है। ये सबसेक्शन 3 का था, समझ में आया सारिका, सुखबीर, मोक्जा? यस सर। ओके, यस तो ये सबसेक्शन 3 हो गया। सबसेक्शन 4 देखते हैं। द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर इम्पावर टू, ये बता चुका हूं मैं, ये यही बात बता रहा है कि ये कौन कौन से, मिटा दिया हूं, कौन कौन से मजिस्ट्रेट जो है वो इम्पावर्ड है टू होल्ड इंक्वेस्ट, बता चुका हूं कौन से मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिनको कौन इम्पावर्ड किया हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही लिखा हुआ है। एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज स्पेशली इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके अलावा। समझ में आई? सेक्शन 194 जो कि पहला सेक्शन था इंक्वेस्ट रिपोर्ट का, ये प्रोविजन इंक्वेस्ट रिगार्डिंग है, जो कि किया क्यों जाता है, ताकि टू नो द अपरेंट कॉज ऑफ द डेथ, किसी के मृत्यु का कारण जानने के लिए, और कब किया जाता है, जब किसी का सस्पिशियस डेथ हो, अननेचुरल डेथ हो, इन दैट केस, ठीक है। मुकद्दमा आगे बढ़ा जाए 195। ओके, 195 बहुत ही आसान सेक्शन है, उसमें कुछ नहीं है, लिखा हुआ है पावर टू समन पर्सन। अब उन्हीं की जो बात कर रहा था, दो या 2000 लोग, उनको बुला सकता है। लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 194, मतलब प्रीवियस सेक्शन जो 194 की बात कर रहा है, उसमें पुलिस ऑफिसर जो बढ़ रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो क्या कर सकता है, मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, रिटन ऑर्डर में समन टू और मोर पर्सन एज एफोरसेड, मतलब वो रिटन ऑर्डर देकर समन कर सकता है, रिटन ऑर्डर दे करके वो बुला सकता है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को। रिटन ऑर्डर करके वो समन करेगा 2 और मोर,
पर्सन को। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस रिटन आप याद रखिएगा, रिटन ऑर्डर देना है उसको, लिखित में भी और ऑर्डर देकर के बुला सकता है। एज aforesaid फॉर द पर्पज ऑफ द सेड इन्वेस्टिगेशन, वही इन्वेस्टिगेशन जो हम पहले पढ़ रहे थे उसी की कर रहा है, वही करने के लिए वो रिटन ऑर्डर देकर बुला सकता है। एंड एनी अदर पर्सन हु अपीयर्स टू बी acquainted with the facts of the case and every person so summoned shall be bound to attend, और जिनको जिनको बुलाया हुआ है उनको पुलिस उनको अटेंड करना ही पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा। shall be bound, it is compulsory to attend, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इग्नोर करे या अटेंड करे, उन्हें अटेंड करना पड़ेगा। एंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस अदर देन क्वेश्चंस, अब उनको पुलिस बुलाया है किन लोगों को, विटनेसेस को भी जो एक्वेंटेड लग रहा है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जांच कर रहा है किसी का डेथ का कॉज, और उसको लग रहा है कुछ लोग हैं जो जानते होंगे इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, तो उनको बुला भी सकता है और उनसे क्वेश्चन पूछेगा और वो बाउंड है कि उसका आंसर दे, अटेंड भी करे उसके लिए भी बाउंड है, और सही सही सबका जवाब भी दे। लेकिन क्या जवाब नहीं देने के लिए वो बाउंड है, वही जो हमने पहले भी पढ़ चुका है, वो क्वेश्चन आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नेचर का हो, जो उनके आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेट करे, ठीक है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, उसको वायलेट करे, वो नहीं बताएगा, बस मतलब खुद को ही फंसा ना लेगा, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर वो सही सही देगा और देगा ही, ठीक है मुक्ता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले भी डिस्कस किए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि पुलिस अफसर बुला सकता है विटनेसेस को और पूछ सकता है, वहां भी था ये प्रोविजन, हाँ ना सुग्रीव, तुम तो देखे होगे लेक्चर। जी सर। कुछ दिन पहले हम लोग ने सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फिर से उससे रिलेटेड केस सेल्वी वगैरह और नंदिनी सतपथी वो सब डिस्कस हुआ था। जी ओके ओके। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर, देखिए ये सब भी वही आ गया, फिर से ये सब भी रिपीट हो रहा है। नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स और अबव द एज ऑफ 60 इयर्स, जिसको मैंने 65 बोल दिया हुआ था वहां उसको पढ़ाते समय, सीआरपीसी में जो 65 लिखा हुआ था, 15 से कम 60 प्लस का मेल एज है तो उसको नहीं बुलाना है आपको पुलिस स्टेशन, या कोई मेंटली फिजिकल डिसेबल्ड है, या एक्यूट इलनेस है, बताया था मैंने वैसे इलनेस जो कि टेम्पोररी होते हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं। shall be required to attend at any place other than the place where such person reside, जहां वो रहते हैं वहीं चले जाना है पुलिस अफसर को, जहां वो रहते हैं वहीं चले जाना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग, अगर वो चाहते हैं अटेंड करना तो आ भी सकते हैं, सेम चीज रिपीट किया हुआ है जो पुरानी वाली चीजें थी। सब सेक्शन 2 देखिए, if the facts do not disclose a cognizable offense to which section 190 applies, मतलब अगर फैक्ट्स से डिस्क्लोज नहीं हो रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर फैक्ट्स ऐसे हैं कोई जांच करने तो पुलिस गया हुआ है, पुलिस जो है जांच करने गया हुआ है, लेकिन वो ऐसा फैक्ट उसको पता चल रहा है जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं डिस्क्लोज हो रहा है, लग नहीं रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुई है, तो विच सेक्शन 190 अप्लाइज, जिसमें हमने पढ़ा था कि एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, तो लग नहीं रहा है कि एविडेंस सफिशिएंट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन पाएगा। सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो उनको मजिस्ट्रेट का कोर्ट भेजने के लिए नहीं बाध्य किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेजने के लिए नहीं बाध्य किया जाएगा, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस लग ही नहीं रहा है कि कमिट हुई है, तो ये नहीं कि फिर बोलेगा कि हम मजिस्ट्रेट का कोर्ट जाइए उसके लिए आपसे सिक्योरिटी वगैरह लेगा, ये सब नहीं करेगा। shall not be required by the police officer to attend a magistrate court, पुलिस जो है उसको बाध्य नहीं करेगा कि आप मजिस्ट्रेट का कोर्ट भी अटेंड कीजिए, क्यों, क्योंकि एविडेंस सफिशिएंट लग ही नहीं रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट हुई है। तो बस इसमें ये आसान सा प्रोविजन था, इसमें बस आपको याद रखना है कि बुला सकता है रिटन ऑर्डर दे करके, और किसको, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को, और उन लोगों को भी जो एक्वेंटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब विटनेसेस के तौर पे, और उन लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उनको बताना है सही सही, एक्सेप्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटरी क्वेश्चन। 196 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 196 इंपॉर्टेंट है। वन 4 से 6 तीनों ही ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट में आती है, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से सेक्शन का रेंज है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड सेक्शन 194, 195, 196 तीनों सेक्शन है। चलिए अब 196 को देखते हैं। 196 इसमें लिखा हुआ है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। अब कुछ और सिनेरियोज की बात कर रहा है जिसमें इंक्वायरी करने की जरूरत है, और किस तरह की इंक्वायरी करने की जरूरत है वो बात कर रहा है। तो देखते हैं, आइए इसको। सब सेक्शन 1 कह रहा है when the case is of the nature referred to in clause 1 और clause 2, आप लोग बेयर एक्ट में देखिए
clause 1 or clause 2 of subsection 3 of 194. 194 देखिए, उसका सबसेक्शन 3 जो वेन वाला है उसका लिखा हुआ है क्लॉज 1 और क्लॉज 2। मतलब पहला दो सिचुएशन जहां सुसाइड हुआ हो मैरिड वुमेन द्वारा, या दूसरा है डेथ हुआ हो मैरिड वुमेन लेकिन वो सस्पिशियस डेथ हो। मैरिड वुमेन विद इन 7 years of marriage सुसाइड, मैरिड वुमेन विद इन 7 years of marriage डेथ हुआ है बट सस्पिशियस डेथ है वो। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 में यही दिया हुआ था। तो उससे अगर रिगार्डिंग हो, अगर उससे रिगार्डिंग केस हो तो देन क्या, द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। हमको पता चल गया कि कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए, वही डीएम एसडीएम और ईएम की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। वो लोग क्या करेंगे, शैल इन मस्ट कंपल्सरी उनको क्या करना है। एंड इन एनी अदर केस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194, in any other case mentioned in subsection 1 of section 94 any magistrate so empowered may। ठीक है, देखिए इन दो केस में शैल लिखा हुआ है कंपल्सरी, और अब लिखा हुआ है सबसेक्शन 1। फिर से देखिए 194 का सबसेक्शन 1, 194 के सबसेक्शन 1 में जो है वो बात किस चीज की कर रहा था, सुसाइड वाले केस में वो मैरिड वुमेन की बात नहीं कर रहा था, नॉर्मल कोई भी सुसाइड, होमिसाइड हो या एक्सीडेंटल हो उस तरह के केस वाले में, यानी सबसेक्शन 1 वाला 1 of 194। इस केस में क्या होगा, मे। देखिए इसमें इतना ही मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों सिनेरियो में शैल है और इस दोनों सिनेरियो में मे है। मतलब अगर ये दोनों सिचुएशन हो तो जो एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट है उनको कंपल्सरी वो काम करना है, और ये वाले सिचुएशन में मे है, मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसमें मे है, डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, और इस दोनों सिचुएशन में शैल है। अगर मैरिड वुमेन का सुसाइडल डेथ है या मैरिड वुमेन का सस्पिशियस डेथ है, उन दैट सिचुएशन उसको कंपल्सरी जो मजिस्ट्रेट है जो इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए जो कॉम्पिटेंट है उसको वो काम करना है। जो क्या करना है वो भी हम पढ़ेंगे। और इस सिचुएशन में जो 194 के सबसेक्शन 1 है जिसमें कई तरह के डेथ की बात किया गया है, एक्सीडेंटल डेथ, होमिसाइडल डेथ, किसी का सुसाइडल डेथ किसी का, लेकिन मैरिड वुमेन वाला नहीं, उस तरह के सिचुएशन में मे यानी कि डिस्क्रिप्शन है कि वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और क्या करने की बात हो रही है, होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ, उसको इंक्वायरी करना है आइदर इंस्टीट्यूट ऑफ और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। मतलब पुलिस ऑफिसर तो हम 194 में पढ़े कि पुलिस को करना है, 194 में पढ़े कि पुलिस को करना है और वो रिपोर्ट कर रहा था। अब इसमें क्या है कि इसमें मजिस्ट्रेट को खुद से करना है और आइदर इन एडिशन टू करना है, मतलब वो कर लिया है तो उसके अलावा भी करना है या उसके जगह पे कर लेना है। मतलब पुलिस करे या ना करे आपको तो करना ही है, पुलिस करे या ना करे मजिस्ट्रेट को तो करना ही है। पुलिस कर लिया है तो एडिशनली करना है और पुलिस के जगह पे भी कर सकता है, मतलब उसके बदले में भी कर सकता है। कौन कर सकता है, वही डीएम एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। क्या करेगा, वो खुद से इंक्वायरी करेगा, खुद से। ठीक है सारिका, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, कब करना है, ये दो केस में। अब क्या करना है, मजिस्ट्रेट को इन दो केस में करना ही करना है खुद से इंक्वायरी, और इस दो केस में छोड़ भी सकता है कि पुलिस ऑफिसर क्या है हम नहीं करते हैं। तो इसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, सब सेक्शन 194 का जो था उसके जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन है, मे वर्ड यूज है, उसमें नहीं भी कर सकता है कर भी सकता है। लेकिन ये दो सिनेरियो में शैल है, यानी कंपल्सरी उसको खुद से करना है, मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करना है, और वो पुलिस किया है फिर भी करना है या पुलिस को छोड़ करके खुद से बस कर सकता है। हाँ, आइदर इंस्टेड ऑफ मतलब उसके बदले में, और इन एडिशन टू मतलब वो करने के बावजूद खुद से भी करना है एडिशनली, द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड इफ ही डज सो, अगर वो करता है, she shall have all the powers in conducting it which would have been holding an inquiry into an offense। तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने से इंक्वायरी करने से रिलेटेड जो पावर्स है उसको अवेलेबल रहेगा, तभी तो इंक्वायरी कर पाएगा ना, उसको पावर नहीं दिया जाएगा तो इंक्वायरी करेगा ही। तो इसका सबसेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इंपॉर्टेंट बस इसी में साइलेंट में है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इन दो सिचुएशन में मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू डू इंक्वेस्ट और बाउंड टू डू इंक्वायरी बाय हिमसेल्फ इन एडिशन टू और इन इंस्टेड ऑफ। और इन सिचुएशन में सबसेक्शन 1 वाला वो डिस्क्रिप्शन है, मे है, तो ही कैन और ही कैन नॉट, मतलब ही मे और ही मे नॉट इंक्वायर्ड बाय हिमसेल्फ। ठीक है ऐसी? यस सर।
हाँ डाउट हो तो कोई बोलो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। ये सबसेक्शन 1 में कोई डाउट है? ये सेल और बे वाली बात समझ में आ गई? सेल किस सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है और मे किस सिचुएशन में? मोक्षदा तुमको समझ में आई? ओके सुग्रीव? जी सर। सारिका तुम बताओ। क्या? ओके तो सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 2 जो है सस्पिशियस डेथ और मैरिड वुमेन का डेथ विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज, उसमें सेल था। और सबसेक्शन 1 में जो जो बातें थी उसके रिगार्डिंग मे था। अब आते हैं कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप। कोई भी पर्सन कस्टडी में अगर है, उसकी डेथ होती है तो उसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। कोई कस्टडी में है, चाहे वो किसी भी तरह का कस्टडी हो, मतलब ऑथोरिटीज के जो ऑथोरिटीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट ऑथोरिटीज है, उनके कोई कस्टडी में है और उसमें उसकी डेथ होती है, इसी को हम कस्टोडियल डेथ कहते हैं। मतलब वो कस्टडी में रहते हुए मर गया, दैट्स व्हाई कस्टोडियल डेथ। और कोई कस्टडी में है कोई फीमेल, उसके साथ रेप कमिट होती है तो उसको कस्टोडियल रेप कहेंगे। मतलब वो जब तक कस्टडी में कोई फीमेल थी उसी दौरान उसके साथ रेप कमिट हुआ। तो ये दोनों ही बहुत हीनियस और बहुत ही ये अननेचुरल सर्कमस्टांस है। ये दोनों ही अननेचुरल सर्कमस्टांस है, कस्टडी में डेथ होना और कस्टडी में रेप होना। इन्हीं दो के रिगार्डिंग भी ये प्रोविजन दिया गया हुआ है। अब ये देखते हैं, लिखा हुआ है वेयर सबसेक्शन 2 में एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, मतलब डेथ या डिसअपियर भी लिखा हुआ है, मतलब गायब हो जाता है। अब कोई कस्टडी में है और गायब हो गया, ठीक है, डिसअपियरेंस। अगर कस्टोडियल डिसअपियरेंस, कोई कस्टडी में है, पुलिस के पास था और अब गायब ही हो गया, पुलिस बोला पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया, तो ये भी अननेचुरल हो गया ना। तो कोई कस्टडी में है, डाइज मर जाता है या डिसअपियर हो जाता है। दूसरा की रेप एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन, मतलब रेप कमिट होने की कब? while such person or women is in custody, जब वो पर्सन या women कस्टडी में है। दैट्स व्हाई जो ऊपर वाली है वहां पे आप लिख भी सकते हैं कस्टोडियल डेथ और डिसअपियरेंस की बात हो रही है, फिर कस्टोडियल रेप की बात हो रही है, इन दिस सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या करना है, person in custody of the police or in any other custody authorized by the magistrate or the court under this संहिता, in addition to, then क्या करना है, in addition to से बात स्टार्ट है, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the magistrate within whose local jurisdiction offence has been committed. Then in those situation में judicial magistrate shall inquire. इस दो सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा कंपल्सरीली। दूसरे लोग कर चुके हैं तो भी करेगा, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर कर भी लिए तो भी करेगा। कस्टोडियल डेथ के केस में, कस्टोडियल डिसअपियरेंस के केस में और कस्टोडियल रेप के केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिख लीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्यों करेगा? क्योंकि ये अब जो है पुलिस को क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि सोचिए कस्टडी में ही किसी का डेथ हो गया डिसअपियरेंस, तो फिर बायसनेस हो जाएगी, फिर अब पुलिस के भरोसे के बाहर की चीज हो गई, क्योंकि वो लोग तो दिखा देंगे ना कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, वो तो हार्ट अटैक से ही मरा हुआ है, हम तो छुए भी नहीं थे उसको, यही बोलेंगे वो लोग। तो इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है, वो मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करता है, वो इंक्वायरी करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी तक एग्जीक्यूटिव की बात हो रही थी, बट कस्टोडियल डेथ के केस में, कस्टोडियल डिसअपियरेंस के केस में, कस्टोडियल रेप के केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। An inquiry shall be held by the magistrate. Magistrate here means judicial magistrate, within whose local jurisdiction the offence has been committed. जिसके jurisdiction में offence commit हुआ है उसी मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। अब सेक्शन 3 देखते हैं, समझ में आया? सब सेक्शन 2 इतना ही बात लिखा हुआ है, ये जो मैंने बताया, कस्टोडियल डेथ डिसअपियरेंस एंड रेप के केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायरी। ओके सारिका? यस सर, समझ आ गया। ओके कोई कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड कोई केस याद है किसी को? कोई केस जो कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड हो?
किसी केस का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है जिसमें कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस वगैरह आई हो, या कस्टोडियल टॉर्चर को सुप्रीम कोर्ट ने डीके ग्रेव वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हाँ हाँ डीके वासु का केस शायद इसी से रिलेटेड, और नीलावती बहेरा। हाँ बिल्कुल सुग्रीव, बिल्कुल इनमें जजमेंट आया था, गाइडलाइंस आया था, कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड गाइडलाइन आया था डीके बासु में। सुनील बात्रा का भी केस है, वो भी रिलेटेड था, सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसमें भी गाइडलाइंस आए हुए थे कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड। जेल में बहुत ज्यादा ही इनह्यूमेन बिहेव किया गया था जो जेल अथॉरिटीज है उसके द्वारा एक जेल इनमेट पे, और उसका जो को इनमेट था, मतलब जो सह कैदी था, उसने एप्लीकेशन लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट को। और किसका मैं बता रहा हूँ मैं, क्या नाम लिया था अभी, बात्रा। सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसका बता रहा हूँ। उसमें फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट को, और उस एप्लीकेशन को एज ए रिट पिटीशन ट्रीट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर उस पे एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और गाइडलाइन भी इशू किया हुआ था कस्टोडियल टॉर्चर रिलेटेड। उसमें कन्विक्टेड पर्सन के साथ होता था, बहुत ही डिस्टर्बिंग वो केस था, बहुत ही डिस्टर्बिंग तरीके से वो उसके साथ ट्रीट किया जाता था, इल मैनर में, ठीक है। और उसने विक्टिम ने नहीं, विक्टिम का जो दूसरा साथी कैदी था उसने एप्लीकेशन लिखा हुआ था, चिट्ठी लिखा हुआ था। चलिए वो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसेक्शन 4, when such magistrate consider it expedient to make an examination of the dead body of any person who has already interred। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई किसी पर्सन का डेथ हुआ है वही अननेचुरल सर्कमस्टांस में, और उसको बरी कर दिया जा चुका है, मतलब दफनाया जा चुका है। कोई अननेचुरल सर्कमस्टांस में डेथ हुआ है और उसको बरी किया जा चुका है, दफनाया जा चुका है, तो ये भी पावर दिया गया है कि उसको फिर से अनबरी करके, मतलब उसको फिर से निकाल करके और उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो पता लगे डेथ का रीजन। In order to discover the cause of death, his death, the magistrate may है, मतलब कंपल्सरी नहीं, ये डिस्क्रिप्शन हो गया है ना, क्योंकि बड़ी होने के बाद किसी को ये एज ए जनरल रूल नहीं है कि उसको जांच ही करवाया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी क्राइम कमिट हुई है और बड़ी कर दिया गया है एविडेंस को छुपाए जाने के लिए, तो मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिप्शन है, मजिस्ट्रेट कर सकता है उसको फिर से उस डेड बॉडी को निकलवा करके उसको जांच मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन इसमें यही था। सबसेक्शन 5 देखते हैं, सबसेक्शन 4 में यही था, किसी बड़ी पर्सन को अनबड़ी करके मेडिकल एग्जामिन किया जा सकता है। Where an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall, wherever practicable, क्या करेगा, inform the relative of deceased to whose names and address are known and shall allow them to remain present at the inquiry। अगर रिलेटिव नोन है, मतलब जो डिसीज्ड है उसके रिलेटिव नोन है, उनको इन्फॉर्म करेगा, और वो चाहते हैं जांच के समय प्रेजेंट रहना तो वो भी अलाउ करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है शायद कभी कि वो प्रेजेंट रह सकते हैं कि नहीं, वो प्रेजेंट रह भी सकते हैं, और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर कोई है कि पता है कि इस डिसीज पर्सन के जान पहचान के ये लोग हैं, उनको इन्फॉर्म करेगा, और वो प्रेजेंट भी रहने का उनको अलाउ कर सकता है, अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट। इंक्वायरी जब कर रहा होता है, यही इंक्वेस्ट की जांच, रीजन डेथ का पता लगाने के लिए, उस समय प्रेजेंट भी रह सकते हैं, कौन, डिसीज के रिलेटिव, डिसीज के जानने वाले। The magistrate or the executive magistrate or the police officer holding an inquiry or investigation under subsection 2, subsection 2 जो अभी हमने देखा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो करता है इंक्वायरी, किसका, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डिसअपीयरेंस और कस्टोडियल रेप का, shall within 24 hours of the death of a person, कंपल्सरी है 24 घंटे के अंदर क्या करता है, फॉरवर्ड द बॉडी विद एग्जामिनेशन विद वी टू बी, वही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सर्जन के भेज सकता है, unless it is not possible to do so for the reason recorded in writing। वही पुरानी वाली बात लिखा हुआ है कि उसको भेज देगा, मतलब कस्टोडियल डेथ के केस में भी और कस्टोडियल रेप के केस में भी, कस्टोडियल डेथ के केस में भी क्या करेगा, वो भेज देगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बॉडी को, ठीक है, जब तक कि कोई ऐसा रीजन ना हो जिससे लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो रिटर्न में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों नहीं भेजा आपने, नहीं तो कंपल्सरी है 24 घंटे के अंदर भेजना है। 24 आवर्स को अंडरलाइन कर लीजिए, 24 आवर्स, 24 घंटे। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इन दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन रिलेटिव मींस पेरेंट चिल्ड्रन, रिलेटिव का मतलब हो गए माँ बाप,
हो गए, बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, और स्पाउस हो गए, पत्नी का पति हो गया, पति का पत्नी हो गया। ठीक है, अब बताइए कि ये हो गया इंक्वेस्ट। अब बताइए कि क्या लगता है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, क्या वो सबस्टेंटिव एविडेंस है कि नहीं? जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसकी एविडेंसरी वैल्यू भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ये इस जो सारे चीजों के एविडेंसरी वैल्यू पे क्वेश्चन बहुत आती है, प्रीलिम्स की क्वेश्चन प्रीलिम्स में आती है कि इसका क्या एविडेंसरी वैल्यू है, क्या ये सब्सटेंटिव एविडेंस है। ये बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, इसलिए मैं सबका बता देता हूँ एविडेंस की वैल्यू। तो इनक्वेस्ट रिपोर्ट जो है, क्या वो सबस्टेंटिव एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सबस्टेंटिव एविडेंस हम लोगों ने 20 बार सब चर्चा कर चुका है, क्या होता है, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या लगता है सुग्रीव? सर नहीं माना जाएगा। ओके यसी, सारिका, मुखदा, बताओ तुम लोग भी। ये आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, क्योंकि अब हो गया। यसी बताओ, क्या लगता है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस है कि नहीं है? सर सारिका मुझे तुम बताओ। हाँ सर मुझे लगता है हाँ, कि माना जाएगा। अच्छा हाँ, और मोक्षदा, यसी तुम लोग बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं, इसका भी आंसर होगा नहीं माना जाता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट को भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं मानी जाती है। बस इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे किसी कन्विक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए की जाती है। एक तरह का इन्वेस्टिगेशन ही तो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट, अगर किसी का नेचुरल डेथ ना हुआ है तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेट करने, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है जिससे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। तो उन एविडेंसेस को कंसीडर तो किया ही जाएगा केस में, लेकिन दैट मच इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसी बेसिस पे बस कन्विक्शन हो जाए। मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट किसी का कन्विक्शन नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज आल्सो नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस। ठीक है सारिका, कोई डाउट हो तो पूछो। सर सर बट इसे सब्सटेंटिव मतलब इसे ये एविडेंस क्यों माना जा रहा है? मतलब इसमें ये जो सारी रिपोर्ट है, इवन इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है इसके अंदर, तो इसे तो मानना चाहिए ना। इसलिए नहीं, क्यों इसलिए क्योंकि मान लो जैसे कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा कि उसको एविडेंस कलेक्ट करना है। यही एविडेंस तो पुलिस भी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट करता है ना। पुलिस जब नॉर्मली इन्वेस्टिगेट करती है वो भी एविडेंस कलेक्ट करती है। यहाँ भी लिखा हुआ था कि आपको विटनेसेस को भी बुला करके जो है उनसे भी पूछना है, उसे भी करना है, वो भी नोट डाउन करेगा, सारी चीज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। तो वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में करती है, होती है, यहाँ भी हो रही है। तो इस इन सब ये सब जो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है उसको ट्रायल में टेस्ट किया जाएगा ना। पूरे जो भी ट्रायल में विटनेसेस को टेस्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट किया जाता है, सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए होगी, क्योंकि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बाकी इन्वेस्टिगेशन की तरह ही होती है, और इसलिए जल्दी करने का प्रोविजन है, ताकि अगर लेट होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारे एविडेंस। तो इसलिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया कि किसी का अननेचुरल डेथ हो तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए, और बॉडी डिकम्पोज होने से पहले या बड़ी होने से पहले जल्दी से जल्दी जांच कर लिया जाए। तो वो जल्दी से जल्दी में जो जांच होती है उसको उतना सब्सटेंटिव नहीं माना जाएगा कि उसी को सब सही सही मान ले। उसको एविडेंस तो बन गया, लेकिन उसको टेस्ट किया जाएगा ट्रायल के समय में विथ अदर जो भी चीजें होती हैं ट्रायल में, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, उन चीजों से टेस्ट किया जाएगा। और बाकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन है। इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिसको सब्सटेंटिव बनने के लिए कुछ हाईली कंक्रीट चाहिए होती है ना। अब जैसे कन्फेशन हो गया, सब्सटेंटिव एविडेंस है, जो एक्यूजी खुद कन्फेस कर रहा है वो भी मजिस्ट्रेट के सामने, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? दैट्स व्हाई वो सब्सटेंटिव बन जाता है। नहीं तो बड़ी से बड़ी चीजें सब्सटेंटिव नहीं बन पाती है। ठीक है सारिका, लेकिन इंपॉर्टेंट एविडेंस है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट से जो आ रही है दैट इज इंपॉर्टेंट एविडेंस। ये नहीं है कि कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, लेकिन सब्सटेंटिव बनने के लिए होती है कि ए गुड सब्सटेंटिव एविडेंस इज इनफ फॉर कन्विक्टिंग एन एक्यूज। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जो चीज कलेक्ट की जाती है वो कभी भी सब्सटेंटिव नहीं बनती है। ओके सर। हाँ, क्योंकि उसको चेक किया जाएगा ना भाई। अब किसी ने अभी ओपिनियन दे दिया, अभी यहाँ पे कुछ फाउंड हो गया है, तो ट्रायल में सबको
वेरीफाई किया जाता है ना, पूरा लॉन्ग प्रोसेस है जो ट्रायल का, उसे वेरीफाई किया जाता है कि वो चीज सही भी है कि नहीं है, तो वो प्रोसेस करके तभी वो कन्विक्शन होगी। और एक सब्स्टेंटिव एविडेंस को तो मान ही लिया जाता है कि वो बहुत सब्स्टेंटिव है, और उससे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एविडेंस है, इसका यूज किया जाता है बट नॉट अ सब्स्टेंटिव। और कोई डाउट है किसी का? यस सी? सर अभी तो नहीं है, अच्छा अच्छा मतलब ठीक है, थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन हो रही है एक आध चीज को लेकर, बट मे बी वो पढ़ने के बाद ही पूछ पाऊंगी मैं आपसे, क्योंकि एक बार रीड करने के बाद। हाँ हाँ, तो खुद से रीड कर लेना, और मतलब उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे, इसको वीडियो को भी फिर से देख सकती हो, और जो भी डाउट होंगे उसके बाद पूछना, ठीक है? यस जो सर। जो भी सेक्शंस होते जा रहे हैं आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ते जाइए, और अभी जब आप लोग पढ़ लेंगे, अभी अभी होती है क्लास, और उसके 2-4 दिन के अंदर पढ़ लेंगे, तो वो बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि और फिर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है वो उतना इंटेंसिटी बना ना रहे, और 2 महीने बाद पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अभी क्लास हो जाने के बाद 2-4 दिन के अंदर आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर वो याद ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसलिए कोशिश किया कीजिए जो सेक्शंस हो जा रहे हैं उसको 2-4 दिन के अंदर आप लोग पढ़ लें। ठीक है मोक्षदा? हाँ हाँ, तो इसलिए डाउट वाउट लेके आना अगले क्लास में, मतलब पढ़ना पीछे के सेक्शन से, अगर कुछ ना समझ में आए तो जहां तक हो गई है उससे पूछना। हाँ, और फिर अब कल क्लास होगी। तो ग्रीव, तुम्हें कोई डाउट? नो सर। अच्छा अच्छा।